आदाब नाजरीन, प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आमिर हसन। नाजरीन, आर्ट जिंदगी की अक्कासी और अपने इर्द गिर्द वाकयात की तबलीग का नाम है और एक आर्टिस्ट जिंदगी के हर जज्बात की तर्जुमानी की सलाहियत रखता है। और कभी कभी एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी के नुक्ते नज़र को जो देखता है, जो समझता है, जो वो हालात का सामना करता है, उसे कैनवस में सजा देता है, जिसे समझने वाले इंसान बहुत ही ज्यादा हैरत ज़दा हो जाते हैं या उनकी कुव्वत फहम जवाब दे देती है। एक फनकार चंद रंगों के सहारे जिंदगी की तर्जुमानी इस ढंग से कर देता है जिसे आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कहने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कुछ बोला जाए या कोई इशारा किया जाए। एक आर्ट चीख चीख कर अपनी कहानी बयान कर देता है। यही वजह है कि एक पेंटिंग को लाखों करोड़ों में हमने ऑक्शन होते हुए देखा है। हाल ही में दिल्ली के हौज खास इलाके में लोकायत आर्ट गैलरी के अंदर कनाडा की रहने वाली और बांग्लादेशी नजात आर्टिस्ट सुल्ताना मरियम के फन पर मबनी सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई थी और इस एग्जीबिशन को लोगों ने काफी ज्यादा सराहा, काफी ज्यादा तारीफें की। आज हमारे दरमियान सुल्ताना मरियम जी बांग्लादेश से बजाते खुद मौजूद हैं और आज उनसे जानेंगे कि आर्ट क्या है, उसके जरिए किस तरह जिंदगी के पैगाम को आम किया जाता है। साथ ही हिंदुस्तान भर के जो आर्टिस्ट हैं, जो हमें देख रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो आर्ट के फन को पसंद करते हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं और अपने फन को चार चांद लगा सकते हैं। दूसरी तरफ है हमारे साथ डॉक्टर यश गुलाटी जी। जी हाँ, आपने मशहूर गुलाटी का नाम सुना होगा, लेकिन ये हैं डॉक्टर यश गुलाटी जी, जिन्होंने काफी ज्यादा खिदमत अंजाम दी हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हम सभी कोरोना वबा के दरमियान हड्डियों के बेशुमार मुश्किलात और परेशानियां देखी हैं। इस वक्त हमने बहुत ज्यादा अफवाहें भी सुनी हैं और बहुत ज्यादा हकीकत पे मबनी भी चीजें हैं। जोड़ों का दर्द हो, हिप बोन प्रॉब्लम्स हो, कई शिकायतें हमने सुनी हैं। तो आज हम डॉक्टर यश गुलाटी जी से उनके मुतालिक ढेर सारी बातें करेंगे और ढेर सारी जो मसाइल हैं उस पर जो है हम क्वेश्चन पूछेंगे। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में खास तौर पे जो सबसे ज्यादा हमारे लिए अहम हो जा रहा है इस वक्त, मैं चूंकि इंटरनेशनली हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं तो उनसे भी ढेर सारी बातें हम करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोरोना वबा के दरमियान हड्डियों के मसाइल हमने बहुत देखे, कुछ जगह फनी वाकयात भी नजर आए, हड्डियों के मसाइल टीकाकारी से दूर हो गए, इस तरह की बात है। कोरोना के बाद क्या वाकई हड्डियों के मसाइल बढ़े हैं? जी, ऐसा था कि देखिए, कोरोना जो एक वबा हुई, ये है तो एक आफ्टर ऑल एक वायरल इन्फेक्शन थी और हम जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन जो है, इसके बाद कई लोगों को कई दिनों तक, कई हफ्तों तक जो कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में कई लोगों को सूजन, ये सब चीजें रह सकती हैं। तो इसके बाद भी ऐसा हुआ। और एक दूसरी बड़ी बात जो हुई कि कोरोना से बचने के लिए उस समय उसके इलाज में काफी हद तक उसको स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया जान को बचाने के लिए, या उस समय ऐसा लगा कि उस वक्त यूं लगा कि स्टेरॉइड बहुत जरूरी है। अब उन स्टेरॉइड के जो खराब इफेक्ट है वो भी अब देखने को आ रहे हैं कि जो खास करके हिप बोन के आसपास जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो डैमेज हो गई और जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, वो कई मरीजों को हुआ। काफी लोगों में वो देखने में आ रहा है। हम जितने अगर हम देखते थे उससे कम से कम नहीं तो 10 गुना केस अब हम एवास्कुलर नेक्रोसिस के देख रहे हैं। तो ये दो चीजें मेन सामने उभर के आई हैं, जोड़ों में दर्द, कमर में, ये मसल में दर्द और ये जो एवास्कुलर नेक्रोसिस है ये हिप के आसपास, ये काफी देखने में आया है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसके अलावा भी मजीद जो सवालात हैं वो आपसे जो है जानने की कोशिश करेंगे। सुल्ताना मरियम जी, आपका पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं दिल्ली एग्जीबिशन के बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगा, कैसा रहा रिस्पॉन्स और कितना प्यार मिला आपको? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यह बहुत मेरे लिए खुश नसीब है जो आप लोगों ने मुझे बुलाया, कुछ बात बोलने के लिए मुझे ये समय भी आपने निकाला। बहुत अच्छा हुआ। मेरे पहली बार हुआ था ये दिल्ली में जो सेल एग्जीबिशंस, तो इसके करके मैंने इतनी रिस्पांस मिला मुझे, मैं क्या बताऊं, मुझे सोच भी नहीं था मुझे इतना अच्छा मिल जाएगा। तो आई एम रियली हैप्पी, ओवर हैप्पी, आई कैन से दैट। बिल्कुल मैम, हम लोग तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमानों का। और मैम, ये जानना चाहूंगा कि आर्ट की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो सकता है। अच्छा, ये जो है जो आर्ट जो ये तो क्या है ना, एक बात है जो आप किसी से पैसा देकर डॉक्टर भी बना सकते हैं,
इंजीनियर भी बना सकते हैं और कुछ कुछ भी बना सकते हैं, बट आर्टिस्ट नहीं बना सकते। ये खुद होता ही है, जन्म लेता ही है ऐसे। जैसे मैंने कभी सोचा नहीं और कोई सब्जेक्ट में पढ़ने की जरूरत है क्या नहीं, और कोई सब्जेक्ट मुझे चुनना क्या नहीं, और कोई सब्जेक्ट में पढ़ सकती हूँ क्या नहीं, मैंने कभी दिमाग में आया ही नहीं। एक ही मेरे दिमाग में आया जब मैं शुरू किया यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयारी, तब मैंने यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स में दाखिल हुई थी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था पहले जो आर्टिस्ट होने के लिए किसी का कोई इंस्टीट्यूट का कोई जाना भी पड़ेगा। फिर भी मैंने जब बड़ा हुआ, जब मुझे एहसास हुआ जो मुझे सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। मैंने अच्छी से रिजल्ट से मैंने ऑनर्स एंड मास्टर्स कंप्लीट किया पेंटिंग एंड ड्राइंग में। उसके बाद अभी तक पेंटिंग से पेंटिंग चल रहा है, और कुछ सोच भी नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती, सिर्फ पेंटिंग के सिवा। बिल्कुल मैम, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। डॉक्टर यश गुलाटी जी, सर मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले अक्सर ऐसा सुनते थे हम लोग कि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के मसाइल आते हैं या फिर देखने को मिलता था, लेकिन अब कम उम्र में ही ऐसे मसाइल देखने को मिल रहे हैं। नहीं, एक तो देखो, अब आपने जो कोविड रिलेटेड बात करी है, वो कोविड उम्र में ओल्ड एज हुआ, वो तो जिसको वो दवाइयां मिली स्टीरॉइड वगैरह, उससे उनको असर हुआ। बाकी जो बाकी बीमारियां हैं ये तो चली रही हैं। बीमारियां होती हैं जो एक पर्टिकुलर एज पे होती है, कुछ उसके बाद में होती हैं। जैसे एक तरह का आर्थराइटिस होता है, वो एज रिलेटेड है, वो ओल्ड एज में होता है। एक होता है जैसे रूमेटॉइड वगैरह है, वो जल्दी उम्र में भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, बीमारी की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल बात हम कर रहे थे कोविड रिलेटेड। तो कोविड रिलेटेड, तो जिसको कोविड हुआ उसको मसल में दर्द रह सकती है, उसको जो स्टेरॉइड के बैड इफेक्ट हो सकते हैं, या उसके जोड़ों में दर्द है। तो एज तो वही है कि जिसको ये बिल्कुल सर, उसी को होगा ना। थोड़ी सी जो है समझने में हमें मुश्किल हो रही है। कोई बात नहीं, हम आपसे जो है इसके मुतालिक दोबारा हम पूछेंगे और जानेंगे। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि आर्ट का फन और उससे मुतालिक चीज़ें आमतौर पे खरीदो फरोख्त जो है आमतौर पे बेचना, खरीदना, ये बड़े लोगों को हमने देखा, फिल्मों में हमने देखा। इसे आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि मैं देखता हूं कि एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी एक आदमी काफी बड़ा फनकार हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है पैसे वाले लोग, अमीर लोग या बहुत पढ़े लिखे लोग ही हो सके। तो क्या ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है कि एक आम आदमी के अंदर जो हुनर है उसे कमर्शलाइज किया जा सके? अच्छा, यही पे एक बात है मेरा, जो मुझे पहले लगता है, जो मेरे चीज पहले मुझे अच्छा लगता है, जब किसी ने मेरे पेंटिंग्स को लाइक किया, पसंद किया, मैं उसको मैं प्राइस देती हूँ। वो जो पसंद, वही था मेरा प्राइस। वो लेना चाहता है बिन पैसा के, मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे मेरा काम को पसंद किया, वो लेना चाहता है। इसीलिए मेरा दिमाग में कभी नहीं आता जो मेरा पेंटिंग्स लाखों रुपए में बेच के मैं नाम कमाऊंगी, मैं पैसा कमाऊंगी, ऐसे मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो एक चीज है जो सबको खुशी देता है ना। जब आपका खुशी के लिए पेंटिंग्स किसके लिए लेता है? जब हमारा जो मन का शांति के लिए लेता है, अच्छा लगने की लगता है, सब कुछ चेंज कर देता है। जब आपका मूड बहुत अच्छा खराब होता है, आप बाहर से आई है घर में, और आपको पेंटिंग के समय खड़ा होते होते आपका मूड टोटली चेंज हो जाएगा, और आप सोचने लगा कुछ अच्छी, जब पॉजिटिव आपने सोचने लगा। ये मेरा काम है जो मैं कर सकती हूँ। ये बिन पैसा के लिए भी मुझे बोले तो मैं साथ मैं दे दूंगी। ये मेरे क्या बात है। पहले जो मूल जो किसी ने प्यार से मेरा पिक्चर्स को पहले बार प्यार से ले लिया, यही मेरे लिए काफी है। और जो मुझे मिल गया, ये दिल्ली में मुझे मिल गया, इतने लोगों ने पसंद किया, क्या बताऊं। मैंने दे के भी आया, 4-5 पेंटिंग मैंने ऐसे दे के दिया, क्योंकि बोला, मैंने सोचा तो तुम लोग प्यार से मांग रही हो, मुझे क्या पैसा का क्या जरूरत है, तुम ले लो। ओके मैम, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि आपको अगर आपकी कोई पेंटिंग पसंद करता है तो जाहिर है कि आपको बस इतना ही काफी होता है कि आपकी उन चीजों को, उन तखयलात को, उन सोच को जिसने पसंद किया वो समझा। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये असली बात है। पेंटिंग का मतलब ही यही है ना, पैसा लेके गया, किसी ने लाखों रुपया देकर लेके गया, फिर उसको पसंद नहीं किया तो क्या मायना है मेरे पैसे का और मेरा काम का? बिल्कुल। इसी से रिलेटेड मैं जानना चाह रहा था मैम कि जब आप किसी भी पेंटिंग को कैनवस में उतारते हैं
तो क्या उसके पहले बहुत सारी बातें सोचते हैं या कोई रिसर्च होता है, या फिर उसके लिए अगर आपने कुछ थॉट सोचा, कुछ भी ख्याल आया, फिर आप क्या सोचते हैं कि उसको किस रंग से, किस कलर से, किस स्केच से, पेन से, किस पेपर पे उतारना है? क्या पूरा पहले एक रिसर्च कर लेते हैं या फिर एक मेथोडोलॉजी तैयार कर लेते हैं तब जाकर के कैनवस में सजाते हैं? ये बहुत अच्छी एक क्वेश्चन है जो लोगों ने सोचता है जब आर्टिस्ट कोई काम के लिए जाता है। मैं तो उन लोगों को बात नहीं बता सकती, बट मेरा लिए जो होता है, जो मैं जब टाइम निकालती हूँ पेंटिंग के लिए, जो मैं सोचती हूँ आज मुझे पेंटिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ भूख है जो आप प्यास है, जो आप नहीं पानी पियेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, थर्स्टी लगता है ना, ऐसे कुछ होता है अंदर अंदर दिमाग में घूमता रहा है, मुझे पेंटिंग करना पड़ेगा, पेंटिंग होना चाहिए, मुझे कलर कुछ घूम रहा है दिमाग में, कलर कुछ घूम रहा है। तो ऐसे होते होते जब मैं देखती हूँ कि मुझे ये टाइम निकाला, अब मुझे करना ही है, कोई काम नहीं करूंगी, अब मैं यही करूंगी क्योंकि ये मेरे अंदर घुट रहा है। तो जब भी मैं मेरा स्टूडियो में जाती हूँ, मेरा स्टूडियो एक छोटी सी एक रूम है, उसमें काइंड ऑफ गोदाम आप बोल सकते हैं, आई डोंट माइंड, वो मेरा सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई है इधर उधर। तो जब मैं मेरा स्टूडियो में घुस जाती हूँ तो मेरे दिल में पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, मैं पिछली दुनिया के बारे में और प्रेजेंट सिचुएशन में टोटली भूल जाती हूँ। टोटली मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या है घर में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मुझे याद नहीं रहता, सब कुछ मैं भूल जाती हूँ तुरंत, लाइक मैजिक हो जाता है मेरे साथ। और जब मैं बैठती हूँ ना पेंटिंग के लिए, मैं कभी सोच के नहीं बैठा आज यह बनाऊंगी। फिर भी मैंने हर रोज काम के बाद मेरा जो कलर पैलेट होता है वो मैं क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि नई दिन शुरू होगा, नई काम शुरू होगा, नई रंग से, नई मेरा फीलिंग्स से। तो मैं जब निकलती हूँ कलर ट्यूब से, धीरे धीरे मेरे ऊपर एक म्यूजिक शुरू हो जाता है अंदर से, और ये म्यूजिक से मैं जाओ करती हूँ, 2-3 दिन के बाद मैं देखती हूँ एक पेंटिंग खड़ा हो गया। ऐसे ही मेरा पेंटिंग होता है, जो मेरा हर खुशी, मेरा हर जो फीलिंग्स, वो मैं मिक्सअप कर देती हूँ मेरा पेंटिंग से। सो इसीलिए शायद लोगों ने जब मेरा पेंटिंग्स में देखता है, वो लोगों को भी ऐसे ही खुशी हो सकता है। कोई गुम नहीं हो सकते, कोई गुमराह भी नहीं हो सकता मेरा पेंटिंग के सामने आके, उसको बोलना ही पड़ेगा वाओ व्हाट ए कलर, जो मुझे खींच रहा है, जो कलर मुझे चमक दे रहा है। तो शायद ये मेरा प्यार होगा, मेरा जो अंदर का जो खुशी है वही शायद मिलके ऐसे कलर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा मैम, आपने जो जज्बात की तर्जुमानी की पेंटिंग के हवाले से, बहुत ही खूब कहा। यश गुलाटी जी, सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी चूंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हैं, और हड्डियों की प्रॉब्लम जैसा कि आपने भी बताया कि कम उम्र में भी अब लोगों को होने लगे, कोई ज़रूरी नहीं कि 70-80 साल हों आपके तभी आपकी जो है प्रॉब्लम बढ़ेंगी। सर अभी का खान पान और ज़िंदगी की जो रफ्तार है बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग घर पे मोबाइल के सहारे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, टीवी के सामने ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, सर आप तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। ज़रूर जो है हम इस टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करके फिर आपसे जो है यही सवाल सेम करेंगे, क्योंकि अभी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। और अब देखिए कि हम लोग आदी भी होते जा रहे हैं ऐसे ज़्यादा कि मोबाइल में लगे हुए हैं, घंटों घंटा बैठे हुए हैं, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत जाम हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, और उसके बाद झूठे मोटे इधर उधर के इश्तेहार देख करके हम चीज़ें खरीद लेते हैं, तो प्रॉब्लम होती हैं। सर आपसे ढेर सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम ये पेंटिंग कई चीज़ों और तरीक़ों से की जाती है, कोयले से हमने सुना, ऑयल पेंटिंग सुना, फायर पेंटिंग सुना, वगैरह वगैरह। मैं जानना चाहता हूं कि किसी के अंदर कोई हुनर है तो उसको कैनवस पे कैसे सजा सकता है? क्या उसके लिए उसे ब्रश, कलर सब कुछ खरीदना पड़ेगा, या कोई और भी तरीके हो सकते हैं इसके? ये जो है ना, जो पेंटिंग्स जो होता है, हम लोगों का जो अंदर तो जो बात हम बताने चाहते हैं, जैसे गाना, कोई गाना हम सुर लगा के, कोई सब वर्ड्स लगा के गाते हैं ना, तो गाना हो जाता है। ऐसे पेंटिंग भी होता है जो मैं गाऊंगी, बस उसके लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत है, जैसे कैनवास की जरूरत है और पेपर्स की जरूरत है, उसमें कलर की जरूरत है। तो कलर तो हमारे वहाँ पे
बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारे पेंसिल्स है, बहुत मीडिया है। तो ये भी एक चीज है, हर कोई इंसान शायद कोई कोई सब मीडिया में बहुत अच्छा करता है, फिर भी उसका मन एक ही मीडिया पे लग गया तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। उसको कंट्रोल करना, उसको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए वही मीडिया उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, तो वो वही संभाल लेते हैं। कोई कोई फिर भी सोचता है नहीं मैं एक्सपेरिमेंटल करूंगी इसके साथ उसके साथ, जैसे मैं करती हूँ जो एक्रिलिक के साथ मैं कभी कभी पेस्टल भी मिला लेती हूँ, कभी पेपर्स कटिंग भी मिला लेती हूँ, कभी ड्राइंग भी मिला लेती हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है। जो मेरे पास ये तो ओपन है ना, जो भी मन चाहे, जिसका मन चाहे, ये मेरा कैनवास है, मेरा कलर है, मेरा पेंसिल है, मेरा रंग है, मैं इससे प्ले कर रही हूँ, किसके डर है। सो जो भी मन चाहे वही कर लो, खुद का जो तुम्हारा मन में जो जो होता है ना वही के निकाल दो। गाना ऐसे क्या, हम लोग तो थोड़ी लता मंगेशकर हो रही है, बट हम कोई गाना बंद किया, हम तो गाना गा रही है ना, जिसका जो भी गला है, जो भी एक्सेंट है, हम गा ही रहा है। बिल्कुल मैम, ये जानना चाहूंगा आपसे कि कोई ऐसी पेंटिंग जो अब तक आपने, क्योंकि बरसाह बरस आपने जो है खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बनाई और पूरी दुनिया में लोगों ने कद्र की निगाह से देखा, मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी पेंटिंग जो आपके दिल के बहुत करीब हो और कोई ऐसी पेंटिंग जिसको अब तक समझ नहीं सके हो लोग, कुछ ऐसा कोई वाकया? अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तो खेला शुरू हो गया, अभी तक उतने देर तक मैं जा ही नहीं, जाने दीजिए पहले। क्या बात है, एक फनकार, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, एक फनकार अपने आप को कभी अपने बड़कपन को नहीं दिखाता है और ये बहुत अच्छी चीज है। मैम, इस फन में जब आप आए और पूरी दुनिया में आपने जो है शोहरत हासिल की, तो आपके घर की तरफ से या आपके फैमिली की तरफ से कोई ऐसा रहा जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हर मामले में? ऑफ कोर्स, ये ऐसे तक तो मैं नहीं आ पाती जो मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट ना करता, मेरे बेटे मुझे हेल्प ना करता, तो मैंने अब कभी तक इधर तक नहीं आ पाती। तो जब मैंने आया, मैंने तो वैंकूवर में रहती हूँ, तो जब मैंने आया तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला जब चलो तुम मेरे साथ भी चलो, अच्छा हो जाएगा। तो उसने मुझे पहले बोला जो वो तुम्हारा दुनिया है, वो दुनिया में तुमको नाचना है, गाना है, घूमना है, उस दुनिया में मुझे मत लाओ, क्योंकि तुम्हारे काम से मुझसे भी ज्यादा अटेंशन दोगे, तुम्हारा काम कुछ खराब पड़ जाएगा, इसीलिए तुम तुम्हारे दुनिया पहले बना लो, फिर भी हम जाएंगे घूमने के लिए। तो इसलिए उसने नहीं आया। उसका बहुत सपोर्ट मुझे मिलता है, हर रोज उसने मुझे सपोर्ट करता है, हर रोज। क्या बात है। मैम, ये जो आप दिल्ली आए, दिल्ली में आपने एग्जीबिशन शुरू की, तो ये पेंटिंग की जो किस्में हैं जिसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि सोलो पेंटिंग, आर्ट गैलरी, अलग अलग नाम है, क्या इसके डिफरेंसेस क्या है आम आदमी के लिए? अच्छा, जो होना ही चाहिए ना, क्योंकि जो पेंटिंग्स तो एक डिफरेंट चीज है, जो कपड़े जैसे नहीं है जी, जो ड्रेस जैसे नहीं है, कोई डिफरेंट थिंग है। और पेंटिंग्स कोई बनाना होता है, जैसे पिक्चर खींचने में डिफरेंट होता है, जैसे फोटो हो जाता है, बट पेंटिंग्स बनाना पड़ता है। पेंटिंग्स के नाम पेंटिंग्स इसलिए हुआ, किसी ने बनाया, किसी मीडिया से इसको बनाया, ये पेंटिंग बन गया, इसीलिए इसका नाम पेंटिंग हो गया। और गैलरी होता है क्या, हम तो हमारे पेंटिंग को तो साड़ी के दुकान में नहीं ला सकते हैं, तो इसके लिए, तो इसके प्रेजेंट करने के लिए तो हमको एक जगह भी ढूंढना पड़ता है ना, जहाँ को इन्वायरमेंट ऐसी होना चाहिए, जैसे वहां पे जाके नॉट ओनली एक आदमी का लगता है 30 पीपल्स आल्सो दे आर गोइंग टू डू सेम थिंग्स लाइक द एग्जीबिशंस, लाइक ग्रुप एग्जीबिशन। सो ऐसे जो माहौल होता है जहाँ पे सब लोग, उसका जो फीलिंग्स होना चाहिए ना, ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ वो उसको अच्छा लगता है। कैसे मैं बताऊं, जो कोई गुलाब को बागान में अच्छा लगता है ना, उसको घर से नहीं और कोई दूसरी जगह पे नहीं, उसको बागान में अच्छा लगता है। बागान में जैसे गुलाब को अच्छा लगता है, हमारा पेंटिंग को ऐसे ही गैलरी में अच्छा लगता है। उसको अच्छी से उसको रूप निकालने के लिए गैलरी से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गैलरी जो बनाता है वो बनाता है ऐसे, जो लाइटिंग, उसका जो इन्वायरमेंट, उसका जो हवा, सब कुछ सब टेस्ट करके बनाता है। जैसे लाइटिंग ठीक से एक पेंटिंग पर आ जाए, जैसे पेंटिंग का खुद का चेहरा ठीक से निकल आ जाता है, क्योंकि लाइट आप नहीं दिखाएंगे तो पेंटिंग्स का असली काम आप नहीं देख सकते। और टेम्परेचर भी इसके लिए होता है, क्योंकि कुछ कुछ मीडिया के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे नहीं कर सकते। सो गैलरी इसीलिए बनाता है, जैसे इन लोगों को असली
तरीके से इसको ठीक ठाक से हम लोग जिसको केयर करना पाएंगे। तो इसीलिए गैलरी को ऐसे गैलरी यूज करते हैं पेंटिंग के लिए। क्या बात है मैम, ये आर्ट की कोई जुबान नहीं होती, ये है फन है, ये इसको कुछ लफ्ज में जो है बयान नहीं कर सकते, ये खुद अपनी जुबान खुद बताती है, इसको देखने वाला खुद समझ जाता है। पूरी दुनिया में आपने बहुत ज्यादा काम किया इस फन में, तो सबसे ज्यादा रिकग्निशन आपको कहाँ मिला और कैसे मिला? रिकग्निशन हम तो जब स्टूडेंट थे तब तो हम सब जो मास्टर पेंटिंग है उनका पेंटिंग्स तो बहुत देखते थे, वो कैसे करते थे, क्या बोलना चाहते थे, क्या बोलना चाहता है। और भी हमारे साथ साथ जो आता है, जो टीचर्स भी होता है, वो लोगों भी हमको बहुत हेल्प किया था। फिर भी धीरे धीरे ना जो हम लोग जो हमारा जो एक्सपीरियंस हो जाता है, काम करते 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 एक दफा ना हम खुद का कुछ पहचान हो जाता है, खुद का कुछ जो पसंद होता है ना वो निकलने के लिए तैयार हो जाता है। हम जैसे आज मैं ऐसे ही साजूंगी, जैसे मेरे माँ ने मुझे ढंग से चूल बनाया, मेरा बाल बनाया, और मेरे दीदी ने मुझे ऐसे ऐसे बना के दिया। तो धीरे धीरे जब मैं ग्रो हो जाती हूँ तो हम लोग क्या करता है, हम खुद हमारा बाल बनाते हैं, जैसे मेकअप हम खुद करते हैं। तो ऐसे ही पेंटिंग जैसे एक टाइम आ जाता है जब हम समझते हैं जो आज मेरा पेंटिंग मेरे तरीके से हो जाएगा, कोई मास्टर पेंटिंग के साथ नहीं। वो मेरा खुशी, जब मुझे मेरा अंदर का बात बोलने का जो लैंग्वेज मुझे मिल जाएगा, जो खुशी मुझे मिल जाएगा, वो खुशी मैं दिखा भी सकती हूँ, वो लैंग्वेज में बोल भी सकती हूँ, तो क्यों मैं दूसरी की लैंग्वेज को ले लूं और उसको देखूं। बट हम लोग जब स्टूडेंट थे, बट हम लोग जब देखते हैं, अभी तक मैं भी देखती हूँ, हर लोगों को काम देखती हूँ, क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलता है ना, कौन कैसे कैसे काम करता है, कोई डेवलपमेंट करता है कि नहीं, क्योंकि दुनिया तो डेवलपमेंट के चला गया ना। और पहली बार जो मोनालिसा बना हुआ है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो मोनालिसा हर लोग बनाएगा, बट ऐसे नहीं होगा। इसीलिए हमको थोड़ा अब डेवलप करना पड़ चाहिए, क्योंकि जो नई जो लोगों ने जन्म लिया है, नई जनरेशन आ गया है, उसके साथ हमको भी स्टेप मिलाना है। उनको भी हमारा जो पेंटिंग्स है उसको भी पसंद होना चाहिए, पसंद होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर यश गुलाटी जी, आपसे हमें बहुत ज्यादा जानना था सर। मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि जो ये परेशानियां बढ़ गई हैं, खासतौर पे घर में, मोबाइल में, टीवी में, इन सब चीज़ों में लग करके हमने और भी खुद को बर्बाद कर रखा है और सेहत को बर्बाद कर रखा है। इन सब चीज़ों से हम कैसे उभर सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं? तो जब बनाया था नेचर ने, वो था कि एक्टिविटी करने के लिए, चलने के लिए, अपना खाना खुद ढूंढने के लिए, ना कि सोफे पे सोने के लिए और लेट के टीवी देखने के लिए। तो ये तो बहुत बुरी बातें हैं कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को आप दुरुस्त नहीं रखेंगे और अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो और 100 तरह की बीमारियां लग जाएंगी। तो ये जो बैड पॉस्चर्स हैं, इनसे बिल्कुल इनको अवॉइड करना है। लगातार मोबाइल पे ये चैट करते रहना, लगातार टीवी देखते रहना, टेढ़े मेढ़े बैठना, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा इकट्ठे एकदम से काम करना, या उनकी कंप्यूटर टेबल की हाइट ठीक ना होना, ये सारे जो एर्गोनॉमिक फ्लॉज हैं, इनको अगर दूर नहीं करेंगे तो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर तरह तरह की दर्द, जैसे कमर की दर्द, गर्दन की दर्द, कभी टेनिस एल्बो, कभी कार्पल टनल सिंड्रोम, कभी टीनोसाइनोवाइटिस, कई तरह के जो सूजन है, जो अपने टेंडन्स के अंदर टेंडनाइटिस, कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और अगर आप नहीं ठीक तरह चलेंगे तो आपके बॉडी सिस्टम जो बाकी है, जो जिनके लिए चलना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, जैसे डायबिटीज कंट्रोल के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, लिवर डिजीज के लिए, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाएंगी। बिल्कुल, तो आपने ये बड़ी अहम बात करी है, बिल्कुल, कि इसको बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों से हम बचें। बिल्कुल सर, इस बीच में ये जानना चाह रहा था कि कम शब्दों में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा कि वो टीवी पे इश्तेहार देखते हैं या कहीं और भी पेपर में देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो इश्तेहार देख करके अपने घुटनों के दर्द या हिप बोन के लिए जो है वो दवा खरीद लेते हैं बगैर कंसल्टेशन। अरे भाई, इसका आपको क्या बताएं, आपके इतने बड़े बड़े शायर हैं, वो आपको ऐड दे रहे हैं कि मैं इस तेल से क्योर हो जाता हूं, तो अब क्या करेगी जनता, तो बेचारी क्या करेगी, मुझे बताइए। तो अपना उसमें तो यही है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करें हम लोग, कि भाई जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको अवेलेबल हैं, तो आप क्यों इश्तिहारों के थ्रू कुछ चीजें खरीदते हैं, तो उसमें फिर लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ये मेरी बड़ी गुजारिश है लोगों से कि भाई ऐसा ना करें, आप अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछ लें, अगर कुछ लेना भी है, कि क्या मेरे लिए ये ठीक है या नहीं, या आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, या उससे कुछ अपने अंदर और कोई खराबी ला रहे हैं। तो भाई अगर इतनी ही कोई मिरेकुलस चीज होती तो वो मेडिकल साइंस में उसको ले लिया होता ना।
तो बिल्कुल। ये सब चीजों से भाई बच के रहें आप, ये बहुत जरूरी है। क्या बात है। डॉक्टर यश गुलाटी जी ने जो बातें कही थोड़ी सी कड़वी लगेंगी लोगों को, लेकिन ये हकीकत है। ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि बगैर कंसल्टेशन के हम जो है डॉक्टर के पास ना जा करके हम चीज़ें खरीद लाते हैं मार्केट से, और वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है डॉक्टर साहब ने खुद अपनी ज़ुबानी बताई। मैम, चूंकि आप हमारे साथ इतनी दूर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल के बहुत करीब हैं और आप हमारे यहाँ हैं। मैं एक बार फिर से आपको तहे दिल से इस्तकबाल करूंगा इंडिया में दोबारा, और ज़रूर आप तशरीफ़ लाएं। जब भी आए जो है इस तरीके के, फिर हमें जो है ढेर सारे जो है आप अपनी खूबसूरत पेंटिंग से हम सभी को जो है नवाजें, और ख़ास तौर पे जो ये पेंटिंग का जो पैगाम है, पेंटिंग की जो ज़ुबान है, उसे आप पूरी दुनिया में आम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है हमारा यूं ही चलता रहेगा, और जाहिर है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रखे होते हैं, और वो यहाँ आकर के अपने तजुर्बात शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और आपको भी प्रेरित करते हैं, आपको भी उस मोड़ पे अगर किसी भी फन में आप माहिर हैं, उस फन में आगे बढ़ने में जो है आपको मदद करते हैं। अगर आपके अंदर भी कोई फन है, कोई सलाहियत छुपी हुई है, तो उसे अपने अंदर मत रखिए, उसे बाहर लाइए और उसे महमीज दीजिए, उसे पूरी दुनिया के सामने बताइए कि आपके अंदर क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं। कल फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आज हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। आज के लिए इतना ही बस। आदाब।